हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें क्लासिफाई करते हैं और कैसे उनके नोमेनक्लेचर निकाले जाते हैं। अल्काइल ग्रुप्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के बीच में आता है वो किसके कारण आता है, बराबर अल्काइल ग्रुप को जज नहीं करने के कारण। इस अल्काइल ग्रुप के बाद अब हमें चलना है अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्यों इम्पोर्टेंट पॉइंट? क्योंकि कंपाउंड्स को अगर आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो उनके रिएक्शंस हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे, बराबर है। गाइस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नोमेनक्लेचर किए जाते हैं वो बेसिकली दो सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें पहली जो सिस्टम होती है इसे हम लोग कहते हैं कॉमन सिस्टम, एंड दूसरा जो सिस्टम इसे दूसरा एक और नाम होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइवियल। ट्राइवियल मतलब ट्रेडिशनल ट्राइवियल सिस्टम, ठीक है। एंड दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम, दैट इज IUPAC सिस्टम। IUPAC मतलब क्या बताया था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉमन सिस्टम। इस कॉमन सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉमन सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नाम होते हैं ये दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेस, कि वो कहाँ से मिलते हैं या फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनकी कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से। जैसे कॉमन नेम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारे कंपाउंड्स के आप लोगों को कॉमन नेम्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल साइट्रिक एसिड, ये जो साइट्रिक एसिड नाम है ये कहाँ से आया होगा? तो इट इज़ कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ द साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट्स की फैमिली में ये प्रेजेंट होता है साइट्रिक एसिड, इसलिए ये कॉमन नाम होता है। इसके अलावा अगर हम लोग इस नाम को देखते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है HCOOH। क्यों ऐसा? क्योंकि फॉर्मिक एसिड कम्स फ्रॉम द फॉर्मिका, एंड फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट। जो लाल वाली चींटी होती है उसके अंदर आप लोगों को ये मिलता है, एंड जब चींटी काटती है तो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कराती है, जिसके कारण हमें जलन होती है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे ये जो कंपाउंड है गाइस CH3OH, इस कंपाउंड का नाम रखा जाता है मिथाइल अल्कोहल। इसे आप लोग क्या कहते हो? मिथाइल अल्कोहल। CH3COOH इसका नाम रखा जाता है एसिटिक एसिड। इसे हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं क्योंकि ये एसिटम मतलब विनेगर, विनेगर के अंदर आप लोगों को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, जैसे CH3CHO, इस कंपाउंड का कॉमन नाम एसिटल्डिहाइड बनता है, एंड इस कंपाउंड का कॉमन नाम क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड होता है। ऐसे ढेर सारे कंपाउंड्स होते हैं गाइज। तो ये जो ढेर सारे कंपाउंड्स हैं इनके कॉमन नाम हम लोग कैसे देते हैं, ज़रा सोचिए। और भी एग्जांपल पढ़ते हैं। CH4 को आप लोग क्या कहते हो? मीथेन कहते हो। अगर C4H10 है तो ये इसे आप लोग N-ब्यूटेन कहते हो। अगर कभी ऐसा कंपाउंड हमारे सामने आ जाए तो ये जो कंपाउंड होता है इसे हम लोग नियोपेंटेन कहते हैं, एंड नियोपेंटेन C6H6 ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नाम बेंजीन होता है, इसे हम लोग बेंजीन के नाम से जानते हैं, बराबर। गाइस, अगर कभी बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप मिलता है तो इस कंपाउंड को हम लोग एनिलीन का नाम देते हैं। ये जो कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप आता है तो इसे हम लोग बेंजोइक एसिड का नाम देते हैं, राइट। इसके अलावा CH3COCH3 ये जो कंपाउंड होता है गाइस इसे कॉमनली एसीटोन कहते हैं, एंड ये जो एसीटोन है इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो एज अ नेल पेंट रिमूवर, या फिर इसे हम लोग थिनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे CH3COOC2H5 इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है इथाइल एसिटेट। तो इनकी कॉमन नेम्स कैसे बनते हैं, एंड देन कॉमन नेम्स में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से इन्हें बुलाया जा सकता है।
एंड देयरफॉर फिर इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाता है गाइस। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों ने ये नाम सुना ही होगा ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन ये कॉमन नाम है, ग्लिसरीन ये कॉमन नाम होता है एंड ग्लिसरीन का फॉर्मूला ऐसे होता है, ये होता है ग्लिसरीन का फॉर्मूला, इसे हम लोग ग्लिसरीन कहते हैं, राइट। तो ऐसे ढेर सारे कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नाम होते हैं। तो अलग अलग क्लास में, मतलब अलग अलग कंपाउंड्स के क्लास में जब हम लोग जाएंगे तब हम लोग उनके कॉमन नाम और उनके IUPAC नाम्स के बारे में और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अब दूसरे सिस्टम की तरफ चलते हैं गाइस, इसका नाम होता है IUPAC सिस्टम। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। मैंने आप लोगों को क्या बताया IUPAC का मीनिंग, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है IUPAC का फुल फॉर्म। गाइस नॉमेनक्लेचर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये कंपाउंड्स जैसे देखो इसका क्लास क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। अब मैं दूसरा एक क्लास और आपके सामने रखता हूँ, ये भी अल्कोहल हो गया, लेकिन सपोज करिए कि यहाँ पे कुछ है, कार्बन है। तो गाइस ये जो कंपाउंड्स हैं जिसमें जो कार्बन एटम की चेन है इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉर्मल कंपाउंड्स। इन्हें हम लोग कहते हैं नॉर्मल कंपाउंड्स, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है इसलिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सब्स्टिट्यूटेड होता है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर ब्रांचेस होती है इन्हें हम लोग सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। तो बेसिकली हम लोग जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आप लोगों को देखना होता है सबसे पहले कि कंपाउंड सब्स्टिट्यूटेड है या नहीं है। नाउ IUPAC सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो IUPAC सिस्टम जो होती है कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेट करने के लिए, इट इंक्लूड्स 3 डिफरेंट पार्ट्स। इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स का हमें इस्तेमाल करना होता है, जिसमें पहला होता है रूट वर्ड, पहला होता है रूट वर्ड, देन दूसरा होता है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा होता है प्राइमरी सफिक्स, और तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। देखिए क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। मतलब ये कि हमें इन्हें धीरे 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 एक दूसरे के साथ जोड़ते जाना पड़ेगा, और जब हम लोग इन्हें जोड़ते हुए जाएंगे तब हम लोग कंपाउंड्स का नाम बना सकते हैं। तो अब देखते हैं इनका पहले मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रूट वर्ड ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो रूट वर्ड इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। जो भी पेरेंट चेन आती है, बराबर है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन जो भी आती है कंपाउंड के अंदर, ये हम लोगों को उसमें रहने वाले नंबर के बारे में बताता है। मीन्स बेसिकली रूट वर्ड ये ऐसा है, अल्क है, ये क्या है, अल्क। तो ये अल्क क्या है ये आप लोगों को पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, जरा देखते हैं। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो सकते हैं कंपाउंड के अंदर। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन, राइट, इन लॉन्गेस्ट चेन। एंड इसके लिए हम लोग कौन सा रूट वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट, कौन सा रूट वर्ड यूज करते हैं। जैसे एक कार्बन है तो आप लोग रूट वर्ड यूज करते हो मिथ। आपको पता भी है एक कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, मीथेन। क्यों मीथेन, तो ये है मिथ, एक ही कार्बन है। अगर कभी 2 कार्बन आते हैं गाइस तो आप लोग यूज करते हो इथ। 3 कार्बन एटम अगर आते हैं तो आप लोग यूज करते हो प्रोप। 4 कार्बन आते हैं तो हम लोग यूज करते हैं ब्यूट। 5 कार्बन अगर आते हैं तो हम लोग यूज करते हैं पेंट। 6 कार्बन आते हैं तो आप लोग यूज करते हो हेक्स। 7 कार्बन आते हैं तो हम लोग यूज करते हैं हेप्ट। 8 कार्बन आते हैं तो आप लोग यूज करोगे ऑक्ट। 9 कार्बन आते हैं तो हम लोग यूज करते हैं नॉन। एंड 10 कार्बन आते हैं तो हम लोग यूज करते हैं डेक, राइट। आप लोग जरा सोचिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कितने सारे कंपाउंड के नाम आपको पता है। तो कार्बन एटम के हिसाब से काउंट होता है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंड डेकेन, ये 10 है। तो
जितने भी अल्केन्स के नाम आप लोगों ने दिए उसमें देखिए मीथेन में ये वाला रूट था एंड हेक्सेन में ये वाला रूट था, ऑक्टेन में ऑक था। इसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं हो सकते क्या सर? हो सकते हैं। देखिए कैसे हो सकते हैं, हम लोग और भी चेक करते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स एंड उनके लिए यूज़ होने वाले रूट। कभी अगर 11 कार्बन है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अनडेक। डेक मतलब 10, बराबर ना? डेक मतलब 10 एंड अन कम्स फ्रॉम द यूनि, यूनि मतलब एक। अगर कभी 12 है तो इसे हम लोग कहते हैं डाइडेक या फिर डोडेक, इसे हम लोग डो डेक कहते हैं, ठीक है। कभी कभी बाइडेकन भी कहते हैं, बाइडेक भी कह सकते हैं। देन 13 है तो इसे हम लोग कहेंगे ट्राइडेक। 14 कार्बन अगर है तो इसे हम लोग कहते हैं टेट्राडेक। यहाँ से एक चीज़ समझो, अन मतलब एक, डू डो दो है ना, ट्राई 3, टेट्रा 4 और ये 10 हो गए 14। देन उसके बाद अगर कभी 15 कार्बन है तो इसे अब हम लोग क्या कहेंगे? पेंटाडेक कहेंगे गाइस। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। 16 के लिए हम लोग इसे कहेंगे हेक्साडेक, कहेंगे हेक्साडेक। अगर कभी 18 है तो इसे आप लोग कहोगे ऑक्टाडेक। अगर कभी 19 कार्बन है तो इसे हम लोग कहेंगे नोनाडेक, इसे हम लोग नोनाडेक कहते हैं। एंड अगर कभी 20 है तो गाइस इसे हम लोग कहते हैं आइकोस। क्या कहते हैं? आइकोस कहते हैं। अगर कभी 30 है तो इसे हम लोग कहते हैं ट्राइकॉन्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकॉन्ट। खैर इतने बड़े बड़े कार्बन एटम्स के कंपाउंड्स की स्टडी तो हम लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी आप लोगों को रूट के कारण क्या पता चलता है? तो रूट के कारण हमें ये पता चलता है कि इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं एंड उसके हिसाब से कौन सा रूट यूज़ करेंगे। जैसे ये देखो इसमें कितने कार्बन है? 3, तो इसका जो भी नाम होगा उसमें रूट कौन सा होगा? प्रो। इसमें 3 कार्बन चेन में है, इसका भी रूट क्या होगा? प्रो। अगर कभी ऐसा कंपाउंड आपके सामने आता है, देखिए ये कोई कंपाउंड है तो इसमें कितने कार्बन एटम आ गए? लॉन्गेस्ट चेन में 5, तो इसका जो रूट है वो क्या होगा? पेंट होगा। अगर कभी ऐसा कंपाउंड हमारे सामने आता है, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ 3 और ये 2 5, सर ये नहीं, ये ब्रांच है, इसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ये क्या हो गई? इसकी ब्रांच हो गई। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ गए? 5, तो इसका रूट हम लोग क्या यूज़ करेंगे? पेंट करेंगे। तो रूट वर्ड ये बहुत सिंपल तरीका है ये जानने के लिए कि कंपाउंड्स में जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसमें कितने कार्बन एटम होते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें फिर नॉमेनक्लेचर को आगे बढ़ाना होता है। तो रूट वर्ड से जो इंफॉर्मेशन मिली वो क्लियर है। अब पहला पार्ट क्लियर हो गया रूट वर्ड। दूसरा जो पार्ट होता है गाइस, इसे हम लोग कहते हैं सफिक्स, इसे हम लोग कहते हैं सफिक्स। इनफैक्ट अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि उसमें 3 पार्ट होने चाहिए, है ना? रूट वर्ड, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को प्राइमरी सफिक्स बताया, वो नहीं होता, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं गाइस सफिक्स, उसे क्या कहते हैं? सफिक्स। एंड तीसरा जो पार्ट होता है गाइस, इसे हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। एंड इन तीनों को मिलाकर हमें IUPAC नाम बनाना होता है। तो शुरुआत में जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स, उसके बाद क्या यूज़ करेंगे? प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। अब सफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स का मतलब जो हम लोग पीछे लगाते हैं, जैसे हमारा सरनेम हमारे लिए सफिक्स होता है ना, हमारा सरनेम हमारे लिए क्या होता है? सफिक्स होता है गाइज। नाउ सफिक्स की अगर बात करते हैं तो कंपाउंड में हम लोग 2 टाइप के सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला जो होता है उससे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, राइट? इससे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। अब ये प्राइमरी सफिक्स क्या है? तो प्राइमरी सफिक्स इज एडेड टू द रूट वर्ड, is added to the root word to indicate the saturation or unsaturation in the compound, saturation or unsaturation, saturation in the hydrocarbon part of the compound, hydrocarbon part ऑफ द कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब क्या? इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी स्टडी करनी है? कार्बन चेन की, राइट?
अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मतलब क्या। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं गाइस जिसमें सारे के सारे जो कार्बन एटम होते हैं इनकी की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड्स के साथ सेटिस्फाइड है। देखिए चारों के चारों बॉन्ड कैसे सिंगल, चारों के चारों बॉन्ड कैसे सिंगल है, इसके भी चार बॉन्ड कैसे हैं सिंगल है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अब जरा सोचिए कभी ऐसा कंपाउंड आपके सामने आ गया तो आप लोग इसे अनसैचुरेटेड नहीं कहोगे। सर इसमें तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ लेकिन क्या वो डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में है? नहीं। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, तो ऐसे केस में उसे हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं। जैसे ये अगर कोई कंपाउंड है तो ये डबल बॉन्ड हो गया, इसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे गाइस? अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में रखेंगे। अगर कभी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये किस कैटेगरी में आएगा? अनसैचुरेटेड। तो कंपाउंड सैचुरेटेड है या नहीं है ये हम लोगों को कैसे पता चलता है कि उसके अंदर के जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड अटैच होने चाहिए। सर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या? हाँ, क्योंकि कार्बन तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन जब होगा तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसे हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। एंड अगर कभी कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो जो प्राइमरी सफिक्स है, ये प्राइमरी सफिक्स हमें क्या करता है, क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स को आप लोगों को किसके ऊपर ऐड करना है? रूट वर्ड के ऊपर। मतलब अभी देखिए आपका कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका, पहले आप लोग रूट वर्ड लिखोगे, उसके ऊपर क्या ऐड कर देंगे? प्राइमरी सफिक्स कर देंगे, उसके ऊपर हम लोग ऐड कर देंगे प्राइमरी सफिक्स को। इससे क्या पता चलता है कि कंपाउंड में सैचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं है। कैसे पता चलता है और कैसे कंपाउंड का जेनेरिक नाम होता है देखिए। अब आप लोगों को इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सपोज करिए कि आप लोगों के पास टाइप ऑफ कार्बन चेन, टाइप ऑफ कार्बन चेन का मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, मीन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ऐसे केस में ये सैचुरेटेड हो गया। ऐसे केस में प्राइमरी सफिक्स होता है ANE। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ANE। मतलब किसके ऊपर लगाओगे? रूट। तो मैंने आपको कहा था कि रूट मतलब अल्क, तो ऐसे केस में अल्क के ऊपर ANE लगा के देख लीजिए, जेनेरिक नाम क्या बनता है? अल्केन। मतलब कंपाउंड का एक क्लास आ गया। अल्केन मतलब कैसे कंपाउंड? जिसमें सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जो रूट है वो है अल्क और उसके ऊपर प्राइमरी सफिक्स क्या लग गया? ANE लग गया, नाम क्या बन गया? अल्केन। गाइस कभी अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? क्या प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे? तो हम लोग यूज करते हैं ENE। क्या यूज करते हैं? ENE। ऐसे केस में जेनेरिक नाम बन जाता है अल्किन। क्या बन जाता है? अल्किन बन जाता है। अल्केन और अल्किन पता है आप लोगों को? डेफिनेटली पता है। गाइस कभी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, है ना, कंपाउंड के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर कभी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे केस में प्राइमरी सफिक्स होता है YNE। क्या होता है? YNE। तो फिर जेनेरिक नाम क्या बन जाएगा? तो जेनेरिक नाम क्या बन जाएगा गाइस? जेनेरिक नाम बन जाएगा अल्काइन। इसका जेनेरिक नाम क्या बन जाएगा? अल्काइन। अल्केन, अल्किन, अल्काइंस, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेरेंट्स हम लोग यही मानते हैं, क्योंकि इनमें से हाइड्रोजन को निकालो, उसकी जगह पे दूसरे दूसरे फंक्शनल ग्रुप लगा दो, नए नए कंपाउंड्स के क्लासेस बन जाते हैं। तो एक चीज़ क्लियर है, बराबर है, एक चीज़ क्लियर है गाइस, बहुत ही ज़रूरी होता है गाइस। ये प्राइमरी सफिक्स के बारे में हो गया। नाउ प्राइमरी सफिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को एक चीज़ पता चल गई, सर अगर कभी कंपाउंड में सैचुरेशन प्रेजेंट है तो उसका क्लास अल्केन होता है। अगर एक डबल बॉन्ड है
तो ऐसे केस में अल्कीन होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, अल्काइन हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर क्या कंपाउंड्स में दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? मतलब 2 डबल बॉन्ड हो सकते, 3 डबल बॉन्ड हो सकते, 4 भी हो सकते, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में जेनेरिक नाम कैसे आएगा? तो ऐसे केस में जेनेरिक नाम कैसे आता है ये हम लोग समझते हैं गाइस। देखो मैं इसका भी एग्जांपल आपको देता हूँ, दैट इज टाइप ऑफ कार्बन चेन। टाइप ऑफ कार्बन चेन, फिर इसमें क्या यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स, एंड देन इसमें जेनेरिक नाम क्या बन जाएगा, इसमें जेनेरिक नाम क्या बन जाएगा, जरा आप लोगों को सोचना है। कैसे पता करेंगे? देखिए गाइस एक चीज के बारे में समझो, अगर एक डबल बॉन्ड है तो हम लोगों ने क्या लगाया, इन, बराबर है। सर 2 डबल बॉन्ड होते तो 2 इन लगाने पड़ते, है ना। तो 2 इन का मतलब इन नहीं होता, 2 इन का मतलब होता है डाई इन के पहले 2। कैसे? टाइप ऑफ कार्बन चेन, मतलब यहां पर मैं लिखता हूं कि विथ 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं विथ 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो 2 डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड है तो आप लोगों ने इन लगाया, तो सर 2 है तो 2 के लिए आप लोग यूज करते हो वर्ड डाई, ये प्रीफिक्स है, पहले आ रहा है। जो भी आप लोगों के पास प्राइमरी सफिक्स था उसके ये पहले आ रहा है। 3 अगर होता है तो हम लोग उसे ट्राई कहते हैं, 4 अगर होता है तो इसे आप लोग कहते हो टेट्रा। मतलब समझिए कि जब 2 डबल बॉन्ड है तो ऐसे केस में हम लोग सफिक्स जो ऐड करेंगे वो क्या होगा, डाई इन। अब जेनेरिक नाम क्या बनेगा, तो अब जेनेरिक नाम होता है अल्क्या डाई इन। ऐसे केस में अल्क के ऊपर ए लगाया जाता है। इसके पीछे बहुत ही सिंपल लॉजिक भी है, आगे आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये जो डी है ये कंसोनेंट से स्टार्ट होता है, बराबर है ना, ये कंसोनेंट से स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पर आप लोगों को मिलता है अल्क्या, टर्मिनल एन ई के बाद अल के ऊपर जो ए है वो यहाँ पे रिटेन रहता है। तो क्या बन गया नाम, अल्क्या डाइन। कब? जब 2 डबल बॉन्ड है तब। अगर कभी 3 होते तो विथ 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो ऐसे केस में सर 1 है तो इन है, ठीक है, 1 है तो इन है, 2 है तो डाई इन है, 3 है तो ट्राइन है। तो ऐसे केस में क्या नाम बन जाएगा, सेकेंड प्राइमरी सफिक्स का ट्राइन, एंड जेनेरिक नाम क्या बनेगा, अल्क्या ट्राइन। मतलब ये कि जब एक से ज़्यादा बार फंक्शनल ग्रुप आता है तो हम लोग रूट वर्ड अल्क नहीं लेते, क्या लेते, अल्क्या लेते हैं, ठीक है। अगर कभी 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सर एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं, आइन। इसे हम लोग आइन पढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग दिखता है इसलिए। तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, सर डाई आइन। 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई आइन। तो ऐसे केस में कंपाउंड का क्लास क्या बन जाएगा, अल्क्या डाई आइन बनेगा, अल्क्या डाई आइन। एंड कभी 3 अगर होते तो विथ 3 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर कभी 3 ट्रिपल बॉन्ड्स है तो देखिए एक के लिए क्या है, आइन है, तो 3 के लिए क्या हो गया, ट्राई आइन। तो सर जेनेरिक नाम बन गया अल्क्या ट्राई आइन, बन गया अल्क्या ट्राई आइन। तो क्लियर है। सफिक्स में हम लोगों ने पहला पार्ट कौन सा पढ़ा, दैट इज अबाउट द प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बेसिकली हमें क्या बताता है कि कंपाउंड के अंदर जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन है वो सैचुरेटेड है या नहीं है। अगर सैचुरेटेड है तो उसका जेनेरिक नाम अल्केन के हिसाब से निकालेंगे। अनसैचुरेटेड है तो एक डबल बॉन्ड अगर है तो अल्कीन, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, 2 डबल बॉन्ड है तो अल्क्या डाई आइन बन गया, 3 है तो अल्क्या ट्राई इन बनेगा, अल्क्या डाई इन, अल्क्या ट्राई इन, राइट। अगर कभी 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे केस में क्या बन के आ गया, अल्क्या डाई आइन। एंड अगर कभी 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या बन के आ जाएगा, अल्क्या ट्राई आइन। क्लियर हो रहा है गाइस, अल्क्या ट्राई आइन है ये।
तो प्राइमरी सफिक्स हम लोगों ने ये समझा, मतलब अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे, रूट के ऊपर क्या लगाना है, प्राइमरी सफिक्स लगाना है, यहाँ तक पहुँचे। गाइस जो सफिक्स होता है वो सफिक्स एक और टाइप का होता है, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। एंड सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है, तो टू indicate the presence of particular functional group, secondary suffix is added to the primary suffix, देखिए किस लिए, टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स इज एडेड टू द प्राइमरी सफिक्स। मतलब सर रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स के ऊपर क्या ऐड करना है हमें, सेकेंडरी सफिक्स। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से सेकेंडरी सफिक्स हमें ऐड करने हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐड कर सकते हैं गाइस। कैसे, देखिए मैं आप लोगों के सामने एक टेबल बना के देता हूँ। क्लास ऑफ कंपाउंड, कौन सा क्लास होता है ये भी यहाँ पे बना देते हैं। देन इसके बाद इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, चलिए ये रिवाइज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे। एंड इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या बनाएंगे, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट काम गाइस, क्योंकि अल्केन, अल्किन, अल्काइन ये नाम तो सिंपली बन जाते हैं कहाँ तक, रूट और प्राइमरी सफिक्स तक, लेकिन उसके ऊपर जब फंक्शनल ग्रुप आता है तो आप लोगों को सेकेंडरी सफिक्स लगाना पड़ता है। एंड किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सेकेंडरी सफिक्स होता है ये इस टेबल में है। ये टेबल आप लोगों को बिल्कुल लर्न करना है, बिल्कुल पता ही होना चाहिए, और होता भी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो कौन कौन से क्लासेस हो सकते हैं, तो क्लासेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो अल्काइल साइनाइड अगर हम लोग लेते हैं तो अल्काइल साइनाइड, या फिर इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्राइल्स कहते हैं ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्राइल्स। इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है गाइस वो होता है CN, एंड इनका जो सेकेंडरी सफिक्स ऐड करना होता है वो होता है नाइट्राइल। क्या होता है, नाइट्राइल होता है। अगर कभी कंपाउंड का क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो ऐसे केस में फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, जिसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है OIC एसिड, ये नाम याद रखने हैं, OIC एसिड। अगर कभी कंपाउंड अल्कोहल है तो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, ऐसे केस में सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल, OL। अगर कभी कंपाउंड का क्लास आप लोगों को अल्डिहाइड्स मिलता है तो इसका मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप ये होगा। तो ऐसे केस में क्या लगाएंगे, अल, ऐसे केस में अल लगाया जाता है। इफ कभी अगर कंपाउंड का क्लास कीटोन में गया तो इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेगा गाइस, राइट। इसमें हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं 1, ONE। इफ अगर कभी कंपाउंड का क्लास अमाइन में गया तो इसका मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप ये होता है, राइट। इसमें हम लोग सफिक्स यूज करते हैं अमाइन, क्या करते हैं, अमाइन। अगर कभी कंपाउंड अमाइड को बिलोंग करता है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2। ऐसे केस में हम लोग बनाते हैं गाइस अमाइड, क्या बना देते, अमाइड। एंड इफ कभी अगर कंपाउंड का क्लास ईस्टर है, कंपाउंड का क्लास क्या है, ईस्टर है, तो ऐसे केस में इनका फंक्शनल ग्रुप ये होता है। यहाँ पर आप लोगों को अलग तरीके से यूज़ करना होता है, अल्काइल ग्रुप यूज़ करना होता है, देन उसके बाद रूट यूज़ करना होता है, एंड इसके ऊपर लगाया जाता है OH, ऐसे इस तरीके से हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो सिर्फ अल्काइल, फिर उसके बाद रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स भी होता है, पर यहाँ रूट के ऊपर प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, एंड देन उसके बाद लगाया जाता है OAT, दैट इज OH, ठीक है। तो इसके अलावा भी हो सकता है गाइस, अगर कभी कंपाउंड का क्लास एसिड क्लोराइड होता है, ठीक है, एसिड क्लोराइड का क्लास अगर आप लोगों को मिलता है तो इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COCl। अब इसमें
आप लोगों को सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करना होता है, ऑयल क्लोराइड, ऑयल, वो ऑयल नहीं, OIL, ये है ऑयल क्लोराइड। ठीक है सर, कैसे यूज करेंगे एक आध डेमो तो दो, देता हूँ, बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट नोट, और ये नोट क्या होता है जरा आप लोग ध्यान रखेंगे कि while adding secondary suffix to the primary suffix, the terminal e of primary suffix, is dropped if the name of secondary suffix is started with ओवेल। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप लोग पता है ओवेल ऐसे भी लिखते हैं ना। तो जो ओवेल्स है उनके साथ अगर सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होता है तो ऐसे केस में प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल ई ड्रॉप करना है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज इट रिटेन्ड, इसे एज इट इज रखना है। कंडीशन है ये कंडीशन। क्या है कंडीशन? कि जब भी कभी आप सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स के ऊपर जोड़ना चाहते हो तो प्राइमरी सफिक्स का जो टर्मिनल ई है उसे ड्रॉप करना है। कब? अगर सेकेंडरी सफिक्स का नाम ओवेल से स्टार्ट होता है तब, अदरवाइज नहीं होता। राइट, अदरवाइज क्या होता है? नहीं होता। ऐसे लिखते हो क्या? ओवेल, ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे। कैसे सर, कैसे पॉसिबल है? चलो चेक करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कहता है कि ये कोई कंपाउंड है CH3CH2CH2OH। चलो इसका नाम हम लोग निकालते हैं, इसका नाम निकालते हैं। अभी तक क्या क्या करना है आप लोगों को? रूट निकालना है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लगाना है, ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स के ऊपर सेकेंडरी सफिक्स लगाना है। गाइस यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं कि अगर कहीं कंपाउंड में ब्रांच नहीं है ना तो कंपाउंड का नाम इतना होता है। कैसे? देखिए इसका रूट क्या है, कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन का रूट क्या होता है गाइस? प्रोप होता है, प्रोप। देन प्राइमरी सफिक्स क्या? अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है? तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहे हैं? सिंगल बॉन्ड। तो क्या हो गया? ANE हो गया प्राइमरी सफिक्स। एंड सेकेंडरी सफिक्स क्या? इसका क्लास है अल्कोहल, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या? ऑल। अब इनको जोड़ना है तो देखिए क्या लगाना है? रूट लगा देते हैं। रूट के ऊपर क्या लगाना है? प्राइमरी सफिक्स लगा दिया। फिर सेकेंडरी सफिक्स को इसके साथ जोड़ना है तो ये ओवेल से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे टर्मिनल ई ड्रॉप हो जाएगा, ये हो गया प्रोपेनॉल। कौन सा प्रोपेनॉल है ये इसके नोमेनक्लेचर में और पढ़ेंगे जी, राइट। लेकिन ये क्या बन गया? कंपाउंड प्रोपेनॉल बन गया। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। ये है ऐसा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए COOH आ गया, मतलब इसका क्लास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें रूट कितना है? तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन। तो सर इसका जो रूट है वो है पेंट है, इसका रूट पेंट। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब सर इसका प्राइमरी सफिक्स है ANE, अल्केन है, ठीक है। फिर इसका क्लास है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज़ करना है हमें? OIC एसिड। अब जोड़ दीजिए तो सर ये ओवेल से स्टार्ट होता है, मतलब ये कटेगा, हाँ। तो ये नाम क्या आ रहा है? पेंट, AN लग गया, OIC एसिड, पेंटानोइक एसिड बन गया। इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया? पेंटानोइक एसिड बन गया। गाइस जरा सोचिए, इस तरीके से नाम निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ये देखिए, ये कंपाउंड क्या है? पहले तो आइडेंटिफाई करिए फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो सर ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। फिर इसमें रूट क्या है? 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला रूट कौन सा होता है? प्रो। इसमें प्राइमरी सफिक्स कौन सा है? तो सर सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये हो गया ANE। एंड इसके ऊपर कीटोनिक ग्रुप है तो क्या लगाएंगे? ONE।
लगाना है, जोड़ दीजिए। तो सर ये ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये OL से स्टार्ट हो रहा है। इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या बन गया? प्रोपैनोन बन गया, प्रोपैनोन बन गया। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हो गाइस। अब एक मज़ेदार चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अगर कभी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आता है तो ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन वगैरह हमें रखनी पड़ती है, रखेंगे बाद में। ये देखिए 1 2 3 कार्बन है सर, 3 कार्बन वाला रूट प्रोप। जी हाँ, अब ये अल्केन नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन। सर ये अल्कोहल है, हाँ, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? ऑल। अब देखिए ये ड्रॉप हो जाएगा, तो इसका नाम क्या बन गया? प्रोप इन ऑल बन गया, प्रोपिनॉल बन गया। क्लियर है? तो डबल बॉन्ड अगर आ गया तो इन आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आता तो क्या लगा देते? YNE लगा देते। तो रूट प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स तक पहुंच गए। सेकेंडरी सफिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था कि हम लोगों को क्या मिला? क्या मिला इसमें आप लोगों को मिला कि कैसे कंपाउंड का कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड किया जाता है। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं गाइस। क्या होता है? प्रीफिक्स, है ना। तीसरा पार्ट होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले आने वाला। जी हाँ, इन्हें हम लोग लगाते हैं बिफोर रूट्स। बिफोर रूट्स मतलब क्या? तो नाम कैसे होगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, उसके बाद रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ये फॉर्मूला और भी मॉडिफाई करके दूंगा गाइस मैं आप लोगों को, पूरा कंफ्यूजन एकदम क्लियर करेंगे। गाइस जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये हम लोग 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। इसमें पहला जो प्रीफिक्स होता है ये होता है अल्काइल ग्रुप। क्या होता है प्रीफिक्स? अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप क्या है ये हम लोगों ने समझा है। गाइस एक चीज़ याद रखिए कि जब हम लोग प्रीफिक्स ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड प्रीफिक्स बिफोर रूट द पोजीशन, जिसे हम लोग कहते हैं लोकंट, द पोजीशन और द लोकंट and the numerical prefix is added properly। इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये प्रीफिक्स है, हाँ, लेकिन प्रीफिक्स कब लिखना है हमें? रूट के पहले। तो रूट के पहले जब हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि प्रीफिक्स कौन से कार्बन पे है, मतलब क्या? उसकी पोजीशन, जिसे हम लोग कहते हैं लोकंट, मतलब कोई ना कोई एक नंबर होगा, ठीक है, कोई ना कोई एक नंबर होगा जो आप लोगों को बताएगा कि इस कार्बन पे ये वाला प्रीफिक्स है। एंड द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मतलब क्या? 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, और अगर अलग अलग है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना पड़ता है गाइस। कैसे करना पड़ता है? देखिए एक प्यारा सा एग्जांपल हम लोग बनाते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई एक कंपाउंड है। अब ये कौन सा कंपाउंड है, इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं? तो बेसिक एक रूल याद रखिए, जिस साइड से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उस साइड से हम लोग नंबरिंग करते हैं। मतलब क्या? मतलब इस कार्बन को नंबर 1 नहीं जाएगा, इसे नंबर 1 जाएगा। क्लियर हो रहा है? जिस साइड से जाते समय फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबर जाएगा, या जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को कम से कम नंबर जाना चाहिए। ये रूल है, धीरे धीरे आएगा। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया 5वां, 6वां, 7वां। ठीक है, एक और बढ़ा देता हूँ, 8 हो गए। ये हो गए 8 कार्बन। तो अभी इसका आप लोग नाम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें 8 कार्बन है तो इसका जो रूट है वो है ऑक्ट, है ऑक्ट। इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड है क्या? नहीं, मतलब ये सर ANE लगेगा, प्राइमरी सफिक्स लग गया, ऑक्टेन। एंड सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं? OIC एसिड। अब OIC एसिड ऐड करोगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका जो नाम है ये क्या नाम बन गया? ऑक्टेनोइक एसिड। ठीक है, ये बन गया आप लोगों के सामने ऑक्टेनोइक एसिड।
अब मैं इसी ऑक्टेनोइक एसिड को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH3। अब नंबरिंग देखिए, ये कार्बन पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां और ये क्या हो गया, आठवां। सर अब भी इसका जो पेरेंट कंपाउंड है वो ये है, ये तो ब्रांच है, भरा ना, ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। इसे हम लोग सब्सटीट्यूएंट्स भी कहते हैं, प्रीफिक्स को हम लोग सब्सटीट्यूएंट्स भी कहते हैं, ये सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है। ये अब क्या यार ऐड करोगे, पहले रूट है, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, तो उतना अगर ऐड करते हो तो आप लोगों को मिलेगा ये ऑक्टेनोइक एसिड, मिलेगा ऑक्टेनोइक एसिड। कैसा सर, ऐसा जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हाँ, तो मिथाइल ये क्या हो गया, प्रीफिक्स कहाँ लिखेंगे, यहाँ रूट के पहले लिख दिया। अब ये पोजीशन बताएगा, मिथाइल ऑक्टेनोइक एसिड तो है, कौन से कार्बन पे, 4, तो इसका नाम क्या बन गया, 4 मिथाइल ऑक्टेनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन अगर मैंने यहाँ पर डाल दी होती तब भी ये मिथाइल ऑक्टेनोइक एसिड होता, लेकिन कैसा, 5वें कार्बन पे मिथाइल, दैट इज 5 मिथाइल ऑक्टेनोइक एसिड बनता गाइस। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर ये 2 बार आता है तो मतलब यहाँ पर अगर ये है और यहाँ पर ये अगर है, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या, तो सर इस कंपाउंड का नाम, पेरेंट तो ये है ऑक्टेनोइक एसिड, हाँ। अब इसमें कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2, 1 मिथाइल 2 मिथाइल। जब 2 मिथाइल आते हैं तो हम लोग कहेंगे डाइमिथाइल, 2 बार है इसलिए डाइमिथाइल। कहाँ पर है, तो सर एक चौथे पे है, एक 5वें पे है, तो 4,5, 4,5। सर अगर दोनों के दोनों सेम कार्बन पे आते तो आ सकते हैं क्या, हाँ, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। देखिए अब क्या हो गया, सर डाइमिथाइल ऑक्टेनोइक एसिड है, जी हाँ, लेकिन 2 मिथाइल ग्रुप है जिसमें से पहला 4 पे है, दूसरा भी 4 पे है, तो 4 डाइमिथाइल ऐसे नहीं कहते, इसे अब हम लोग क्या कहेंगे, 4,4 डाइमिथाइल ऑक्टेनोइक एसिड। अगर कभी 2 अलग अलग ग्रुप आते हैं, जैसे ये देखिए गाइस, अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ मिथाइल और यहाँ पर लगाता हूँ इथाइल ग्रुप है, ये देखिए, आप लोग ढूंढिए इसका पेरेंट कौन सा है, ऑक्टेनोइक एसिड है ना, इसका पेरेंट नाम क्या है, ऑक्टेनोइक एसिड। देखिए अब सर चौथे पे मिथाइल है एंड 5वें पे इथाइल है, तो क्या ऐसा नाम बनाएंगे, 4 मिथाइल 5 इथाइल ऑक्टेनोइक एसिड, तो ऐसा नाम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता गाइस, क्योंकि जब अलग अलग टाइप के प्रीफिक्स होते हैं ना, तो हमें उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना होता है। मतलब ये कि सर ये मिथाइल है, इसका नाम स्टार्ट होता है M से, ये इथाइल है, इसका नाम स्टार्ट होता है E से, तो लिखते समय पहले ये लिखेंगे, हाँ इसकी पोजीशन ये होगी लेकिन पहले ये आएगा, तो इस कंपाउंड का करेक्ट नाम क्या हो जाएगा, 5 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, ऐसे इस कंपाउंड का नाम होता है। तो ये तो अल्काइल ग्रुप है गाइस। आप लोगों को पता है कि जब ब्रांच आती है अल्काइल ग्रुप में तो उसके नाम कैसे लिखते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता के रखा है। अल्काइल ग्रुप के नाम बराबर पढ़ के रखिए, नोमेनक्लेचर में बहुत बार आता है। तो प्रीफिक्स में पहला टाइप क्लियर हो गया। अल्काइल ग्रुप अगर प्रीफिक्स आते हैं तो क्या, प्रीफिक्स कहाँ लगाते हैं, रूट के पहले। जब प्रीफिक्स लिखेंगे तो उसके पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे। अगर प्रीफिक्स 2 बार है तो डाई लिखेंगे, 3 बार है तो ट्राई लिखेंगे, जितनी बार है उतनी बार उसकी पोजीशन लिखेंगे। 2 बार है तो 2 डिजिट्स रहेंगे, चाहे वो एक ही कार्बन पे है या फिर अलग अलग कार्बन पे। 1 से ज़्यादा प्रीफिक्स हैं तो ऐसे केस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं गाइस फंक्शनल ग्रुप्स के तरफ। मतलब क्या, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। चलो इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, राइट। सेकेंडरी प्रीफिक्सेस मतलब क्या गाइस, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दिखते हैं। लेकिन जब कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दिखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें हम लोग 2-2 क्लास में डिवाइड करें, उसका क्लास कोई ना कोई एक ही होगा।
मतलब एक कंपाउंड के दो सरनेम नहीं हो सकते, ठीक वैसे जैसे हमारे दो सरनेम हम लोग नहीं यूज करते। तो सर अब ये बड़ा ट्विस्ट हमारे सामने आ गया। जैसे देखिए कहीं आपके सामने ये कंपाउंड रख दिया COOH एंड ये OH, अब आपको पूछा है कि इस कंपाउंड का क्लास क्या, तो सर बहुत बड़ी समस्या आ गई। इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी है एंड इसमें कार्बोक्सिलिक, और आपने कहा कि दो दो क्लासेस नहीं होंगे, इसका एक ही क्लास होगा। मतलब ये कि एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। हाँ, कंपाउंड में ऐसा कई बार होता है कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दिखते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को ही आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाना पड़ता है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे बनाते हैं तो बताऊंगा। तो इसका मतलब ये कि बाकी बचे हुए जो भी ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे किसका काम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहे हैं, बराबर है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कंपाउंड का जो क्लास है गाइस, इस कंपाउंड का क्लास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ये अब किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो सर अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, जब ये सेकेंडरी सफिक्स का काम कर रहा था तब हमने ऑल लगाया था, लेकिन जब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम करता है ना तब हम लोग लगाते हैं हाइड्रोक्सी, तब हम लोग क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी लगाते हैं। तो सर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन कौन से सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है एंड कंपाउंड्स में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा एंड एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक आपको दूंगा गाइस, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि कंपाउंड के अंदर का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं एंड कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं एंड उनके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, राइट। जैसे कभी अगर कंपाउंड में हैलोजन लगा मिलता है तो हम लोग यूज़ करते हैं हैलो, मतलब X की वैल्यू अगर फ्लोरीन है तो आप लोग यूज़ करोगे फ्लोरो, अगर कभी ब्रोमीन है तो आप लोग यूज़ करोगे ब्रोमो, आयोडीन है तो हम लोग यूज़ करते हैं आयोडो, क्लोरीन है तो हम लोग यूज़ करते क्लोरो, राइट। अगर कभी ये ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स में फंस जाए, जब ये प्राइमरी सफिक्स में था, देखिए याद करिए यहाँ पर कॉलम ऐड कर देता हूँ, जब ये सेकेंडरी सफिक्स में था, नॉट सेकेंडरी प्रीफिक्स, जब ये सेकेंडरी सफिक्स में था तब आप लोगों ने इसे अमाइन लिखा था, लेकिन अब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स भी बन सकता है, हाँ बन सकता है। तो ऐसे केस में इसका नाम लिखा जाता है अमीनो, क्या नाम लिखा जाता है, अमीनो। जब OH आता है तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या ऐड किया था गाइस, OL, लेकिन जब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स बनता है तो लगाया जाता है हाइड्रोक्सी। जब अल्डिहाइड ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स बनता है तो आपने क्या लगाया, अल, लेकिन जब प्रीफिक्स बनता है ना तो इसे कहा जाता है फॉर्मिल, याद रखना है। कीटोनिक ग्रुप देखिए, जब सेकेंडरी सफिक्स था तो आप लोगों ने क्या लगाया था, ONE, लेकिन जब सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ना तो हम लोगों को लगाना होता है ऑक्सो। जब कभी NO2 ग्रुप लगता है तो ये कभी सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता, हम लोग लगाते हैं नाइट्रो। अगर कभी NO ग्रुप लगता है तो इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोसो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोसो। ऐसे बहुत सारे ग्रुप है गाइस। CONH2 अमाइड है ना, ये अमाइड बनाया था, ठीक है, लेकिन जब ये सेकेंडरी सफिक्स बनता है ना तो ऐसे केस में इसका नाम रखा जाता है कार्बामोइल, क्या रखा जाता है, कार्बामोइल। तो इस तरीके से आप लोग सेकेंडरी सफिक्सेस दे सकते हो गाइस, और भी होते हैं। अगर कभी आप लोगों को कंपाउंड में अल्कोक्सी ग्रुप मिलता है, मतलब ये वाला ग्रुप मिलता है, तो ये कभी सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता, ये प्रीफिक्स होता है, इसे हम लोग कहते हैं मिथॉक्सी। अगर कभी ईथर का ग्रुप आता है, ऐसे आता है, तो हम लोग इसे कहते हैं इपॉक्सो, इपॉक्सी कह देते हैं। है फर्क, मतलब सर हमें याद रखना है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कंपाउंड का क्लास कैसे, और कंपाउंड का क्लास कैसे होगा, मतलब सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे लर्न करते हैं उसका ट्रिक मैं अभी आप लोगों को देता हूँ।
इस ट्रिक को हम लोग ऐसे नाम दे सकते हैं, ट्रिक टू रिमेंबर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें किसे पेरेंट फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और किसे प्रीफिक्स बनाएंगे। तो मैं कुछ लाइंस आपके लिए रखता हूँ गाइस। देखिए मैंने कुछ 3 लाइंस आपके सामने रखी है, बराबर है। 3 लाइंस में आप लोगों को प्रायोरिटी पता चल जाती है। कैसे? पहली लाइन मैंने लिखी है, कैन सुमित आंसर ईशा अहमद, मतलब ईशा अहमद नाम की एक लड़की है, उसके सवालों का जवाब सुमित दे पाएगा क्या? तो यहाँ पर मैं कुछ अंडरलाइन करता हूँ, CASUANESAD, मतलब क्या होता है देखिए, Ca से आप लोगों को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड गाइस, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे बड़ी है। हाँ, Su से आपको मिलता है सल्फोनिक एसिड, क्या होता है सल्फोनिक एसिड? SO3H। यहाँ पर आंसर से हमें मिलता है अनहाइड्राइड, मतलब क्या? एसिड अनहाइड्राइड, जो कि फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है, वो टेबल लर्न होना ही चाहिए। यह है एसिड अनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप। ईशा, इसमें ES है, जहाँ से आपको ईस्टर का क्लास मिलता है, ये है ईस्टर, ठीक है। अहमद में AD को अंडरलाइन किया, मतलब एसिड हलाइड है। एसिड हलाइड मतलब क्या? एसिड क्लोराइड, दैट इज हम लोगों ने इसे ऐसे लिखा, राइट। तो पहली लाइन में आपको कितने फंक्शनल ग्रुप मिल गए? 5। मतलब क्या? मतलब एक कंपाउंड में अगर ये देखिए COOH ग्रुप है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक कंपाउंड है हमारे पास, ये 1 2 3 कार्बन है, ये है, एंड यहाँ पर किसी कार्बन पे ऐसा ग्रुप है ना। आपको कहता है कि इसका क्लास क्या? तो सर इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एसिड क्लोराइड और ये एसिड, तो इसका पेरेंट कौन? एसिड, मतलब ये क्या बन गया? प्रीफिक्स बन गया। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लियर हो रहा है। देन सेकेंड लाइन में देखो, अंबानी नीता आस्क कैटरीना फॉर अलास्का अमेरिका थाईलैंड टूर। अंबानी नीता ने कैटरीना से पूछा कि हमारे साथ अलास्का अमेरिका थाईलैंड टूर पे चलोगी क्या? ऑब्वियसली हमें तो नहीं पूछ सकती, क्योंकि कैटरीना एक सेलिब्रिटी है, तो उसे लेकर जा सकती है, क्योंकि अंबानी के साथ जाना है, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है गाइस? AM से हमें यहाँ पता चलता है अमाइड, जो कि ऐसा ग्रुप है। NIT नाइट्राइल है, मतलब क्या? साइनाइड। आस्क में AD है, यहाँ पर है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ये होता है। कैटरीना से अब समझ में आया कि टो ग्रुप होता है, हाँ ठीक है। देन अलास्का, यहाँ से अल्कोहल मिलता है, ये देखिए OH। अमेरिका 2 बार AM आ गया सर, हाँ एक बार आया तो अमाइड हुआ, सेकेंड टाइम आ गया तो अमाइन होता है, अमाइन NH2। थाईलैंड TH, इसे हम लोग कहते हैं थायोल, ये होता है ग्रुप SH, राइट SH। देन 2 3 1, अब 2 का मतलब है डबल बॉन्ड, 2 का मतलब है डबल बॉन्ड, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या? अल्कीन। 3 मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब क्या? अल्काइन। 1 मतलब सर सिंगल बॉन्ड, अल्केन, हाँ ठीक है। ईथर ये वाला ग्रुप है, इसे ईथर ग्रुप कहते हैं। हैलो ये वाला ग्रुप है, एंड नाइट्रो ये वाला ग्रुप। मतलब ये जो कंपाउंड्स है, ये जो ग्रुप्स है, ये हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम करते हैं।
तो इस ट्रिक के साथ गाइस आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसे सेकेंडरी सफिक्स बनाना है और किसे सेकेंडरी प्रीफिक्स बनाना है। देखिए कैसे, चलो सपोज करिए कि हमारे पास कहीं ये कंपाउंड है, यहाँ पर ग्रुप लगा देता हूँ मैं NH2, यहाँ पर लगा देता हूँ CONH2, यहाँ पर लगा यहाँ OH, ऐसा कोई कंपाउंड है। आपको पूछता है कि इस कंपाउंड का क्लास क्या है, तो भैया फंक्शनल ग्रुप देखिए, अमाइड है, अमाइन है, अल्कोहल है। तो सबसे पहले अभी कौन दिख रहा है, अमाइड। अमाइन और अल्कोहल बाद में, देखिए यहाँ पे अल्कोहल है, बाद में अमाइन, मतलब इनकी जो प्रायोरिटी है ना ये ऐसी है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, ये याद रखोगे, ठीक है, आइडेंटिफाई हो रहा है। कभी ऐसा कंपाउंड अगर आपके सामने आता है, कहता है कि ये कंपाउंड है, इसका क्लास बताइए, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखा है, मतलब ये कीटोन है, CO है कीटोन, और ये Br कहा जाता है हेलो में, मतलब सर इस कंपाउंड का जो क्लास है ये क्या है, कीटोन, तो कीटोन के हिसाब से नाम बनेगा। क्लियर है। कभी अगर ऐसा कंपाउंड आता है गाइस, देखिए यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखता हूँ, मतलब ये CHO है और ये क्या है, CO, तो सर ये अल्डिहाइड और कीटोन, तो अल्डिहाइड और कीटोन में पहले कौन आ रहा है, अल्डिहाइड, तो इस कंपाउंड का क्लास क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया। इस तरीके से आप लोगों को कंपाउंड्स के नाम देने होते हैं गाइस। अब जरा सोचिए, हम लोग एक दो कंपाउंड्स के नाम बनाकर देखते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम बनाने हैं, वो आराम से बनाएंगे। लेकिन सपोज करिए कि हमारे पास कहीं ऐसा कंपाउंड है, ये लीजिए, ये कंपाउंड आ गया, ये कंपाउंड आपके पास है। सबसे पहला काम क्या, इस कंपाउंड का क्लास आइडेंटिफाई करो इसका क्लास। सर फंक्शनल ग्रुप अल्कीन है, अल्केन अल्कीन अल्कीन के अलावा कुछ अगर मिलता है, अल्केन अल्कीन अल्काइन के अलावा कुछ मिलता है तो वो फंक्शनल ग्रुप है, देखिए है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। सिर्फ इनको छोड़ के, ईथर, हेलो और नाइट्रो को छोड़, तो सर इसमें कीटोनिक ग्रुप है, इसमें अल्कोहलिक, देखिए प्रायोरिटी में कौन बड़ा है, कीटोन, बाद में अल्कोहल, मतलब सर इसका क्लास जो है वो है कीटोन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अब कंपाउंड का नाम कैसे देते हैं, ये कोई ना कोई कीटोन है, हाँ कौन सा कीटोन होगा, तो इसमें जो रूल मैंने बताया था कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसे कम से कम नंबर जाना चाहिए, तो आपको नंबरिंग इस साइड से करनी है। नंबरिंग का रूल बताऊंगा जब ब्रांच कंपाउंड्स में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। ये देखिए, ये पहला हो गया, ये सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, करिए ऐड। क्या करना है, पहले रूट निकाल लीजिए या फिर सफिक्स निकाल लीजिए या फिर प्रीफिक्स निकाल लीजिए, चलिए ढूंढिए। अगर हम लोग पहले, सबसे पहले क्या करना गाइस, पेरेंट कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना। ये देखिए, इसमें ये पेरेंट कंपाउंड है, ठीक है, कितना रूट है, 6 कार्बन, मतलब कौन सा रूट आ गया, हेक्स आ गया, हेक्स। नाउ कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है, हाँ है सर, मतलब ये इन है, हाँ कहाँ पर है, 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है, मतलब ये 4 पे है, इसे हम लोग कहेंगे हेक्स 4 इन तो है लेकिन कहाँ पर है, 4 पे है, राइट। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ है क्या, नहीं, कीटोनिक ग्रुप है, कहाँ पर है, सेकेंड पे है। सर हमें ONE लगाना है, बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन कहाँ पर, 2, तो सर ये O और ये E, ये OL से स्टार्ट है, इसे ड्रॉप कर दो, तो इसका जो पेरेंट नाम आया वो ऐसा आया, हेक्स 4 इन 2 1 आया। अब क्या बचा है, ये OH, ये क्या है, प्रीफिक्स है, हाइड्रोक्सी, कहाँ पर है, 3 पे, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी। देखिए अगर कभी आपके पास ऐसा कंपाउंड आता है गाइस, तो अब इसका नाम क्या बनाओगे, ये लीजिए ऐसा कंपाउंड आ गया, तो सर कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप, हाँ, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। सर अभी भी तो बिल्कुल वैसा ही बन गया, हेक्स 4 इन 2 1 बना, पेरेंट वही बना, लेकिन 3 पे क्या लग गया, मिथाइल, तो इसका जो नाम है ये बन गया ऐसे, 3 मिथाइल हेक्स 4 इन 2 1। एक कंपाउंड और बना के देखते हैं। सपोज करिए कि अब हम लोग कंपाउंड जो बना रहे हैं, ये कंपाउंड ऐसा बनाते हैं, यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ Br,
यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है COOH। सर बाकी के भी पढ़ेंगे, बहुत पढ़ना है। देखिए इसमें क्लास आइडेंटिफाई करिए। लॉन्गेस्ट चेन में सर COOH है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मतलब ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। जी हाँ, डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 5 पे। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए 6 कार्बन है, 7 कार्बन है तो रूट आ गया हेप्ट आ गया। प्राइमरी सफिक्स सर इन है, देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पर, इन कहाँ पर है? 5 पे, तो हेप्ट 5 इन। आपको पता है OIC एसिड लगाना है तो यहाँ पर ये ड्रॉप होगा। अब मैं यहाँ OIC एसिड लगाता हूँ। सर आपने 1 नहीं लिखा। हाँ 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो हमेशा टर्मिनल पे स्टार्ट होते हैं, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा टर्मिनल पे होता है एंड जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसके कार्बन से ही काउंटिंग चालू होती है, इसलिए ये हमेशा 1 है, यूनिवर्सल है, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी केस में दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो पेरेंट नाम आ गया वो आ गया हेप्ट 5 इन ओइक एसिड। लेकिन सर कैसा? थर्ड पे है ब्रोमीन, फोर्थ पे है अमीनो, बराबर है। थर्ड पे ब्रोमो एंड फोर्थ पे अमीनो। अब इसमें पहले कौन आ रहा है? ये, लेकिन अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? अमीनो। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? अमीनो। कहाँ पर है? 4 पे, तो 4 अमीनो 3 पे ब्रोमो, 4 अमीनो 3 पे ब्रोमो, हेप्ट 5 इन ओइक एसिड। ऐसे इन कंपाउंड्स के नाम होते हैं। मतलब देखिए गाइस, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अब सिस्टमेटिकली कैसे यूज़ करना है ये बताने का टाइम आ गया। आप लोगों को पता है कि कंपाउंड का नाम लिखते समय हमें सबसे पहले क्या लगाना है? प्रीफिक्स, ठीक है, लगाएंगे। लेकिन प्रीफिक्स के पहले क्या लगाएंगे? एल, वेयर एल का मतलब होता है लोकंट। एल का मतलब क्या होता है? लोकंट। ये उसकी पोजीशन आपको बताता है। प्रीफिक्स के बाद क्या लगाएंगे गाइस? रूट, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लगाना है। हाँ, लेकिन प्राइमरी सफिक्स अगर अल्किन या अल्काइन है तो ऐसे केस में आपको लगाना पड़ेगा उसका लोकंट, मतलब पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड या फिर पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ता है, रूल है। देन उसके बाद आपको लगाना है सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन सेकेंडरी सफिक्स कहाँ पर है? ये भी तो लगाना पड़ता है लोकंट के साथ। तो किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम निकालते समय आप लोगों को ये फॉर्मूला अगर समझ में आता है तो कोई भी रूल्स याद करके जाने की ज़रूरत नहीं, सिवाय इसके ये टेबल अगर याद हो गया तो हम लोग कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक ये जो रूल्स है, ये रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए। एंड ये जो ट्रिक है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये पता करने के लिए कि कंपाउंड में जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हमें किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पहले लेनी होती है। मतलब जो ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी का आएगा कंपाउंड का क्लास वही होगा। तो बाकी वाले जो ग्रुप रहेंगे वो क्या बन जाएंगे? ऑब्वियसली सेकेंडरी प्रीफिक्स बन जाएंगे।